नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेज़ी से और बड़ी रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है और आज जो इंटरनेशनल डेटा हैं वो बहुत चौंकाते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं और बहुत ही डरावने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि दुनिया भर में प्रतिदिन इस वक्त का जो इस हफ्ते का एवरेज चल रहा है 81,000 कोरोना वायरस पॉजिटिव के नए केसेस दुनिया भर में सामने आ रहे हैं और मरने वालों की तादाद भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, दुनिया भर में 21 लाख से भी ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव के मरीज पाए जा चुके हैं। 21 लाख, मोर देन 2 मिलियंस, और मरने वालों की संख्या 1,40,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अमेरिका में तबाही सबसे ज़्यादा है। वहाँ अब तक की जो रिपोर्ट है, वहाँ थोड़े वक्त बाद रिपोर्ट भले ही अपडेट करें, लेकिन अब तक की रिपोर्ट वहाँ करीब 33,000 लोग अब तक कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। हालात दिनों दिन दुनिया भर में बिगड़ते जा रहे हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहाँ कल जब हम चर्चा कर रहे थे कि हम 12,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, वो डेटा आज 13,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में मरने वालों की संख्या 420 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी हम बड़ी कैजुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ अब घटनाएं शुरू हो गई हैं और मृत्यु दर भी हमारी यहाँ अब बढ़ना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मामले आज सामने आए हैं और ये बताते हैं कि हमारे यहाँ के हालात ठीक नहीं है। 750 के ऊपर चला गया है उत्तर प्रदेश का डेटा। और उससे भी चौंकाने वाली बात कि नोएडा ने अब अपने यहाँ जांच शुरू कर दी है, यानी नोएडा के केसेस की जांच अब दिल्ली नहीं होती, नोएडा में ही होती है। 2 दिन के बाद आज पहली जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि 12 नए केसेस नोएडा में सामने आए हैं और ये बड़ी और पॉश लोकेलिटी के केसेस हैं। नोएडा में अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 92 पार कर गई है। आगरा अभी भी तकरीबन 169 है, अपडेट आना बाकी है। हो सकता है कि आगरा भी 200 के आसपास पहुंचे। तो ये सब हालातों के बीच, और लखनऊ 75 से भी पार कर चुका है। तो इन सब हालातों के बीच कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे फैल रहा है? जब हम लॉकडाउन में हैं तो लॉकडाउन के दौरान हमने कोरोना वायरस को फैलने से, कम्युनिटी में बुरी तरह से स्प्रेड होने से रोक रखा है। उसकी रफ्तार को हमने पूरी तरह तो नहीं रोक पाए, लेकिन हमने उसको कंट्रोल करके स्लो कर लिया है। यानी हमारे यहाँ केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। कल्पना करिए कि अगर हम लॉकडाउन में नहीं होते तो ये आंकड़ा और भयानक हो सकता था, ये आंकड़ा और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। हमारे यहाँ मरने वालों की संख्या भी बड़ी हो सकती थी। लेकिन क्या लॉकडाउन करने मात्र भर से हम कोरोना वायरस पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे? कोरोना वायरस से क्या हम जीत लेंगे? तो जवाब है जी नहीं। लॉकडाउन से आप प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, संक्रमण को फैलने की रफ्तार कम कर सकते हैं, लेकिन संक्रमण को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, किसी भी शहर में एक भी कोरोना वायरस का कोई एक मरीज है तो वो पूरी मानवता के लिए खतरा है और वो पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। लिहाजा हमको हर एक संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचना होगा। उस संक्रमित व्यक्ति को हमको आइसोलेशन, क्वारंटाइन, इलाज, वेंटिलेटर, जो कुछ भी डॉक्टर रिकमेंड करें हमें करना होगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया कोई आवश्यकता होती है, जैसे कोई अपराध हो जाता है, मान लीजिए कहीं कोई क्राइम हो जाता है, तो पहली चीज़ क्या होती है कि पुलिस उस पर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करे, जिसे हम FIR कहते हैं, यानी जांच प्रक्रिया शुरू करें। उसी तरह कोरोना वायरस के केसेस में है कि आप कहीं भी अगर इस बात की संभावना है कि यहाँ फला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है या है, तो हमें फ़ौरन उसकी जांच शुरू करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे भाइयों बहनों, उतने ज़्यादा हम संक्रमित लोगों को इलाज के लिए ले जा सकेंगे या असंक्रमित लोगों की सोसाइटी से उसे अलग कर सकेंगे। यह ऐसा खतरनाक वायरस है जिस पर अभी दुनिया का कोई भी ऐसा देश इस पर 100% कंट्रोल नहीं कर पाया है। लेकिन दक्षिण कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने यहाँ 99% से ज़्यादा इस पर कंट्रोल स्थापित कर लिया है। दूसरों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, दूसरे के अच्छे कामों से भी सीखना चाहिए और अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये विचार करना होगा कि वो नोएडा और आगरा को कंप्लीट शटडाउन, कंप्लीट कर्फ्यू या फिर कंप्लीट मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। आज चिंता का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एक शासनादेश जारी किया और उन्होंने कहा कि साहब 11 प्रकार के उद्योगों को उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा सकता है और ये कब शुरू किया जाएगा इसके लिए उन्होंने डेट भी निर्धारित कर दी है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इस वक्त जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम नुकसान पहुंचा सकता है
और ये नुकसान ही नहीं बल्कि बहुत अधिक आपकी और हमारी जो मेहनत है, त्याग है और जो हमने परिश्रम किया है, जो साधना की है इतने दिनों की लॉकडाउन को, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। आप इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, पर ये सोचिए कि अभी ना तो बाज़ार है, ना खरीदार है, ना प्रोडक्शन है, ना सप्लाई लाइन खुली है, ना हमारे मार्केट खुले हैं और ना हमारे पास लेबर मौजूद हैं और ना इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए अभी मार्केट प्रिपेयर है। तो आप प्रोडक्ट किसके लिए बनाना चाहते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा होता है। आप यूनिट चलाना चाहते हैं, पर क्यों चलाना चाहते हैं, ये भी एक प्रश्न है। क्या कुछ वक्त तक अभी इंतज़ार करके आप ये देख नहीं सकते हैं कि हालात कैसे हों? क्या सिर्फ इंडस्ट्री चला देने भर से ही स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हमारे सामने दो चुनौतियाँ हैं। पहला, कोरोना वायरस के ज़्यादा से ज़्यादा हमको टेस्ट करने हैं। दूसरा, हमारे समक्ष चुनौती ये है कि हम अपने लोगों को भूख से कैसे बचाएं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा राशन और उनको मदद कैसे पहुँचे, हमें इसके बारे में सोचना है। ये हम बाद में देख लेंगे कि हमें कौन सी इंडस्ट्री शुरू करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ऐसी क्या आपाधापी और अफरा तफरी है, और यह क्या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या कारपोरेट सेक्टर के दबाव में किया जा रहा है कि हमारे आपकी जो परिश्रम, त्याग, साधना और तपस्या है कि हम लॉकडाउन में रह रहे हैं और कुछ लोगों की इंडस्ट्री खोल दी जाएगी। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट का काम खोला जा रहा है तो आम आदमी को भी सहूलियत मिले, उसे भी आप खोल दीजिए, उसको लॉकडाउन में क्यों रखेंगे? एक गंभीर सवाल है। लिहाजा सारी नियम शर्तें सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट और बड़े लोगों के लिए, मालदार लोगों के लिए भी वही कुछ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर विचार करे कि वो इसको क्यों शुरू करना चाहते हैं, वो भी तब जब खतरा सिर पे मंडरा रहा है और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा आगरा और नोएडा में है, वहाँ इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना मौत को दावत देना है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये राजेंद्र कुमार तिवारी जी को भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि शासनादेश उन्होंने ही जारी किया। लिहाजा वो स्पष्ट करें कि वो इतनी अफरा तफरी में इंडस्ट्री क्यों शुरू करना चाहते हैं, पहला सवाल। दूसरा, राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। राहुल गांधी की बातों में कितना दम है? अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दुनिया के हर मुल्क ने यही किया है कि उन्होंने टेस्ट बढ़ाए हैं। लिहाजा राहुल गांधी की इस बात में दम है कि हम प्रोसेस को हमने स्लो जरूर कर लिया है, लेकिन हम खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हम कोरोना वायरस के टेस्ट को नहीं बढ़ा देते हैं। तो इस संक्रमण से कैसे निपटा जाए, हमारे समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? इससे भी आगे एक बड़ी चुनौती है। आज अमेरिका की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि वहाँ अमेरिका में 2 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 2 करोड़ 10 लाख। भारत में अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ, यहाँ हो सकता है कि उससे बड़ी तादाद हो जो अब तक लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी नौकरियाँ जा चुकी हैं। हम अर्थव्यवस्था के ग्रेट डिप्रेशन के दौर में जा रहे हैं। सरकारों को कुछ ठोस प्लान करना होगा, वरना अर्थव्यवस्था की जो तबाही है 1930 जब ग्रेट डिप्रेशन अर्थव्यवस्था में आया था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, शायद उससे भी भयानक दौर आ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। अब बहुत चेतने का वक्त है, बहुत सावधान होने का वक्त है। आप लोग बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत डराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जी नहीं, मैं डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप भ्रम की दुनिया में रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि सब ठीक है, आप अपने घरों में ठीक हैं तो दुनिया ठीक होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। कोरोना वायरस नामक मौत आपकी छाती पर दस्तक दे चुकी है। अगर आप होशियार रहेंगे तो बचेंगे, और अगर होशियारी नहीं दिखाई और ज़्यादा कुछ होशियार बनने की कोशिश करेंगे तो उसका खामियाजा आप भी भुगतेंगे, पीढ़ियाँ भी भुगतेंगी। आज आए कुछ ये बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, गरीब लोगों के लिए सेफ्टी नेट, आधार जैसा सिस्टम जहां हम सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालें, फूड सिक्योरिटी का सिस्टम, जो हमारा अनाज पड़ा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, राशन कार्ड का मैंने पॉइंट बताया, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को उनसे बात कीजिए और जल्दी से जल्दी उनके लिए एक फाइनेंशियल पैकेज या स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं उनको भी कोई ना कोई आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। फील्ड लेवल पर जो कंटेनमेंट का ये प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ऑलराइट, ये एक बड़ा सामाजिक प्रयास है, और मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं फिर दोहराता हूँ कि कोरोना वायरस से अकेले सरकार नहीं लड़ सकती। देश दुनिया की किसी सरकार में दमखम नहीं कि वो अकेले कोरोना वायरस का मुकाबला कर सके। इसमें सामाजिक सहभागिता की बहुत आवश्यकता है। एक समाज के रूप में हमें इकट्ठे होकर आपस में प्रेम के साथ, एकजुटता के साथ,
मानवता दिखाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के ग्रेस का ध्यान रखते हुए, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छे समाज की भूमिका अगर हमने निभाई तो इस चुनौती नहीं, महाचुनौती का मुकाबला हम आसानी से कर लेंगे। और अगर हम इसमें भी कुछ और खोजने की कोशिश करेंगे तो बहनों भाइयों फिर आप वो खोजने के लायक भी शायद नहीं रह जाएंगे। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर वैभव खन्ना मेरे साथ हैं, RM श्रीवास्तव जी पूर्व IAS अधिकारी हैं और एक दिन डिबेट में मेरे साथ ये मौजूद थे। इन्होंने गमछे वाली बात कही थी। उस वक्त लोगों को लगा कि शायद ये मामला उतना गंभीर नहीं है, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री ने भी गमछे वाली बात को आगे बढ़ाया। तो श्रीवास्तव जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गमछे की बात कही थी। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड जुड़ गए हैं और शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस के लीडर हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद आप सभी का और उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। डॉक्टर वैभव खन्ना, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस का कोई समाधान दुनिया में क्यों नहीं खोजा जा रहा है? हम अप्रैल में आ गए हैं सर, नवंबर दिसंबर से मसला चल रहा है। 5-6 महीने में दुनिया इतनी असहाय, इतनी कमज़ोर है, इतनी परेशानी में है, इस तरह से लोगों ने घुटने टेक दिए इस बीमारी के आगे कि इसका कोई इलाज नहीं खोजा जा रहा है, इसका कोई समाधान किसी के पास नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, किसी बीमारी का इलाज इतनी जल्दी खोजना जल्दी आसान नहीं होता है। एक चीज़ तो हो गई है जो इतनी आई है, हालांकि स्टैंडर्डाइज नहीं हुई है, वो है रैपिड टेस्ट जो IgM IgG एंटीबॉडीज़ होता है। एटलीस्ट उसकी स्टेप्स अब आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अभी टेंडर प्रोसेस थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन मेरी सरकार से यही अपील है कि टेंडर छोड़ के इसको एडलियस कर दिया जाए। जो आपने कहा कि आंकड़ा बढ़ रहा है, मैं डिफर करूँगा, आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 22 करोड़, हमने अभी टेस्ट किए हैं 25,000 और उसमें मान लो 700-800 हम कहें। जब हम ये टेस्ट करेंगे 5 लाख तो आंकड़ा आ जाए 50,000, तो आप कह रहे आंकड़ा बढ़ गया, बढ़ा नहीं है। ये लोग वो हैं जो कि कैरियर हो सकते हैं कोरोना के। मुझे ये बताइए कि हजारों मजदूर एक साथ इकट्ठा हुए, भीड़ हुई सूरत में, बॉम्बे में, क्या वो पॉजिटिव हो गए? क्या उनको कोरोना हो गया? हमें सोचना पड़ेगा कि 2 चैलेंज हैं, एक कोरोना का, एक इकोनॉमी का। आपने कहा हमको दोनों को बैलेंस रखना है। मेरा सुझाव यही है कि अभी फिलहाल वैक्सीन नहीं बन सकती, दवाई बन नहीं सकती थी जल्दी, तो करना क्या है? जो हमारी फिट पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, जो इम्यूनिटी अच्छी है, वो धीरे धीरे बाहर निकले। और क्योंकि लॉकडाउन से वायरस नहीं मरता है, और जब भी लॉकडाउन आप कहेंगे 20 तारीख को, तो वायरस तब भी रहेगा, 3 तारीख को वायरस तब भी रहेगा। हमारे पास किट आ जाए, PPE किट हो जाए, तो हम अपनी पॉपुलेशन ग्रेजुअली लोगों का मूवमेंट करें और ये देखें कि क्या हमने अभी तक जो मूवमेंट हुआ लोगों का, डिस्पाइट फिजिकल डिस्टेंसिंग के, डिस्पाइट कर्फ्यू के, क्या उनमें के जो क्लोजनेस आई मजदूरों की, क्या वो पॉजिटिव हुए या उनकी मॉर्टेलिटी हुई? इंडिया में एक पॉपुलेशन 22 करोड़ की है, होता है इंडिया के अंदर आज तारीख में 2 लाख मरीज हों, मान लीजिए हों, कैरियर हों, लेकिन वो सीरियस नहीं हुए हैं। अगर सीरियस होते तो अस्पतालों में भर्ती होते, तो उल्टा हुआ है। एक विषय और बताइए कि ये 5-4 महीने से तो पूरी दुनिया हैंडल कर रही है कोरोना वायरस को, 4 महीने हो गए, मामला थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आज मैं जर्मनी के चांसलर का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 0 डाउन करने में हमें अक्टूबर के भी आगे का वक्त लग सकता है। अक्टूबर, कैन यू बिलीव इट? देखिए ब्रजेश जी, एक चीज़ है, कोई भी डिजीज का पैटर्न ग्लोबली अलग होता है। टीबी इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है। इस तरह के अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ का टेम्परेचर है, वो इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में जो हमारे यहाँ सीरियस पेशेंट, नहीं कह रहा हूँ कि लोग कैरियर होंगे, लोग बीमारी लेके चलेंगे, गले में खराश होगी, वायरल पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या वो इतने सीरियस हुए कि अस्पताल में भर्ती हुए? वो हमारे यहाँ डेफिनेटली कम है। ये प्रूव हो गया है 3 महीने के अंदर में कि हमारे यहाँ जो पेशेंट की सीरियसनेस है, जो चेस्ट के इन्फेक्शंस हैं, जो ICU रिक्वायरमेंट है, वो डेफिनेटली वहाँ से कम है। ये हमने पैटर्न में देख लिया है, डिस पैटर्न में। चाहे लोग रिपोर्ट ना आई हो, चाहे टेस्ट ना हुए हों, लेकिन जो सीरियस लोग होंगे वो तो भर्ती होंगे। तो हमको अब ये देखना है कि अपनी कंट्री में क्या करना है। हमारी कंट्री की इकोनॉमी की जो हाल चल रही है, हमको धीरे धीरे खोलना पड़ेगा, हाँ, विद प्रिकॉशन। अब देखिए, जो वर्ड था सोशल डिस्टेंसिंग, बेटर वर्ड इज फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो हमको अपने आप को फिजिकली अलग करके, ग्रुप ना बना के, जो भी नॉर्म्स हैं वो करके और करेंगे, ब्रजेश जी, हम इस लड़ाई को जीत लेंगे डेफिनेटली। क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऑलरेडी हमारी जो इम्यूनिटी है
वो औरों से बेटर है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। हमारे यहाँ गर्मियों में वायरल नहीं होता है, इस मौसम में हमारे डायरिया होता है, मलेरिया होता है। तो हमारे यहाँ जो होना था वो फरवरी मार्च में होता है, जो वायरल के अच्छा, इन्फेक्शन होते आपने हैं। कुछ डिटेल्स तो मुझे हमारे उपलब्ध कराई थी। definitely मेरा पहला सवाल है आपसे कि क्या लॉकडाउन करके हम इस संक्रामक रोग को, इस संक्रमण को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? देखिए, हमें तो अपना मानना है कि हमको होना पड़ेगा ऑफेंसिव। हम डिफेंसिव होकर कब तक रहेंगे? डिफेंसिव ऑफेंसिव मतलब थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होगी। हमको अगर, जो हमने पहले भी कहा था कि हम अपना जो भी सनलाइट एक्सरसाइज करते रहें, खाते रहें और एग्रेसिव से आपका मतलब है कि हम शुरू करें, यंग जनरेशन को जो 40 या 50 से पहले के हैं उनको सबको हम काम काज में वापस लाएं, फिट हैं। और डॉक्टर्स को अस्पताल में ड्यूटी कम हो, क्योंकि वहां पे लोड ज्यादा है, जो कोरोना वार्ड्स हैं, तो वो कम एक्सपोज होंगे उतने पीरियड के लिए। तो हमारा सिर्फ सजेशन ये है कि हम लोग मूवमेंट बढ़ाएं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखें और अपने आप को इतना ऑफेंड मजबूत कर लें कि हमारी जो है वो हम फाइट कर सकें। मेरा आपसे हमेशा ही गुजारिश रही है, पहले ही मैंने कहा था, लेकिन टेस्ट बढ़ाएं। अब कम से कम उत्तर प्रदेश में आज तारीख में 2 लाख टेस्ट होने चाहिए थे, कार्ड टेस्ट जो आ गए हैं, रैपिड टेस्ट आ गए हैं। अभी हम किट नहीं खरीद पाए हैं, अभी सरकार को किट खरीदने में भी रोज डिले हो रहा है। तो अगर हम इमीडिएटली किट्स खरीद लें, अभी आप जो बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरे पास इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल प्रेस नोट है। इसमें अभी 21,384 टेस्ट अब तक हुए हैं, 21,384 ओनली, 22,000 हुए हैं जी। और इसमें भी 800 का आंकड़ा पार कर चुका बैठे है। थे, तो मैं उनके यहाँ माननीय जी मंत्री जी का जी, तो वो तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं खुद ही कह रहा हूं कि टेस्ट में अगर ऐसे देखिए आप, तो क्या हुआ, हमने 22,000 टेस्ट किए तो सिर्फ 800 आए पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर परसेंटेज देखेंगे तो इट इज लेस देन 5%। ऑलराइट, मेरे साथ पूरे वर्ल्ड में भी नवीन श्रीवास्तव मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन जी, ये महामारी इतनी विकराल है कि मैं ये मानता हूं और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि इस पर ना तो राजनीति करनी चाहिए, ना ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त है। ये एक महाचुनौती, महामुसीबत का वक्त है। इस सब से निकलने के लिए हमें उपाय और रास्ते खोजने चाहिए। आज राहुल गांधी ने कुछ सजेशंस दिए हैं, उनकी बातों में कितना दम मानते हैं आप? ब्रजेश जी, देखिए, श्रीमान राहुल गांधी ने जो चीजें कही हैं वो अर्ध सत्य बोली है। आपने लॉकडाउन को एक सिरे से खारिज करने का काम किया है। टेस्ट बढ़ाए जाए, टेस्ट हो, ये सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि जितने अधिक टेस्ट होंगे उतने अधिक हम इस रोग पर नियंत्रण पाएंगे। लेकिन तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसी चीज थी कि जिससे हम चीजों को पहले चरण में रोकने में सफल हुए। और पूरी दुनिया के हर देश में ने लॉकआउट किया है, लॉकडाउन किया है। कोई ऐसा नहीं है कि भारत ने सिर्फ किया है। अभी आपने बताया कि जर्मनी की चांसलर का कि हमको लॉकडाउन की स्टेज जो है अक्टूबर तक बढ़ानी पड़ेगी। तो लॉकडाउन एक चीज है कि तत्काल प्रभाव से इस चीजों को रोका जाए और अपने यहाँ टेस्टिंग लैब बढ़ाए जाए, टेस्टिंग किट बढ़ाई जाए, मैक्सिमम लोगों को सैनिटाइज किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए। यह सारी प्रक्रिया लगातार चलने वाली है। इस बात में सत्यता है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोई 3 मई को कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा इस देश में, ऐसा नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, हमको टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे और सरकार उस दिशा में पूरा काम कर रही है। आप टेस्ट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अब तक सिर्फ 21,000 टेस्ट क्यों? ब्रजेश जी, वही मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ तो सिर्फ लखनऊ में KGMU में टेस्टिंग की सुविधा थी। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 19 टेस्टिंग लैब शुरू हो चुकी हैं। और टेस्टिंग किट की बात है, 6,30,000 रैपिड जो टेस्ट किट है वो विदेश से आ चुके हैं, वो हर प्रदेश को दिए जा रहे हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आपके पास 19 टेस्ट लैब हैं, मैंने मान लिया कि ओके, वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, पर आपका एवरेज 1100-1200 टेस्ट पर लैब से ज्यादा का नहीं है? नहीं, अभी 2200, हमारा 2200 के करीब का जो है इस समय है और 1800-1900 टेस्ट रोज हो रहे हैं। कल तक के जो आंकड़े हमारे पास है, हम इसको बढ़ाकर 5,000 तक करने की उसमें लगे। यही तो प्रॉब्लम है, टेस्ट नहीं, आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। आप जो डेटा बता रहे हैं वो सैंपल कलेक्शन का है। टेस्ट आपका 900, 800, 885, 870 इसके आसपास का एवरेज है। सैंपल कलेक्शन अलग चीज है, टेस्ट करना अलग चीज है। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ KGMU में एक जगह टेस्टिंग की सुविधा थी, आज 19 जगह है। हम संख्या बढ़ा रहे हैं
और सरकार का प्रयास ये जल्दी है, केंद्र करिए, सरकार का- ये जल्दी करिए नवीन जी। हाँ, निश्चित ये रूप से जल्दी जल्दी कर करिए। रहे हैं। और ब्रजेश जी, मैं एक बात का और जवाब देना चाहूंगा। श्रीमान राहुल गांधी ने बात की गरीबों की, मजदूरों की, सारी चीजों की, कि ऐसे करना चाहिए, राशन देना चाहिए। शायद उनकी नींद अभी आज ही खुली है, इसलिए उनको पता नहीं है कि केंद्र सरकार ने अब तक 31,000 करोड़ रुपए 33 करोड़ लोगों के जनधन मैं खाते में राजनीतिक DBTL के आरोप माध्यम से दिया प्रत्यारोप है। पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो केवल नहीं। मैं कोविड पे बात करना चाहता हूं। आप मैं जाने इसलिए दें, कह रहा राजनीति हूं बाद कि में एक कर ली जाएगी। जिम्मेदार विपक्ष के बड़े नेता ओके। का यह बयान, ओके, शैलेंद्र तिवारी, सरकार ओके, क्या कर रही है इस पर ठीक है। जानना चाहिए लोगों को। आपको उत्तर आपके प्रदेश साथ में मैं गेहूं हो, शैलेंद्र चाहे तिवारी को चावल जोड़ हो, देता जिसके हूं। पास कार्ड है, भाई जिसके शैलेंद्र पास जी, कार्ड राहुल नहीं है, गांधी की उनको बातों भी में निःशुल्क बहुत दम 5 है। किलो प्रति व्यक्ति दिया लोग जा रहा ऐसा है। मान रहे हैं कि उन्होंने ये जो सुझाव दिए कि लॉकडाउन से हमने कोरोना वायरस के संक्रमण को स्लो तो जरूर कर दिया है, लेकिन ये अंतिम विकल्प नहीं है। और मुझे याद है कि 12 फरवरी को राहुल गांधी ने इस मसले को इस देश में राजनीतिक गलियारों में सबसे पहले उठाया भी था। लेकिन सरकार कह रही है, नवीन जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अर्धसत्य बोल रहे हैं। देखिए नवीन जी और सरकार, ये दोनों लोग क्या कहना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, हम नहीं समझते हैं। इस वक्त राजनीति का नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि केवल लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान नहीं है, जांचें बढ़ानी चाहिए, ये उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा है। उसके बावजूद भी आप उसको जो है बातों को अपनी तरफ घुमाएं, दूसरी तरफ घुमाएं, ये ठीक नहीं है। ये समय जनता की सेवा करने का है। जहाँ तक इन्होंने जो आंकड़े गिनाए हैं, ये वही स्थिति है कि सारे आंकड़े किताबी हैं, इनकी फाइलों में सारे मौसम गुलाबी हैं। कुल मिलाकर के स्थिति बहुत ही ख़राब है। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि सबको मिल कर के किसी ना किसी तरह से, जैसे आपने कहा कि सैंपल नहीं, अपने चीज़ों को संसाधन बढ़ा करके जांच करानी चाहिए। 22,000 लोगों में 800 लोग हुए हैं। उस रेशियो से अगर आप जोड़ेंगे तो 23 करोड़ लोगों में हमें लगता है कि लाखों की संख्या पहुंच जाएगी। तो इसको बचाने के लिए जांच की आवश्यकता है, सैंपल की नहीं। मरने के बाद जब ये पता लग रहा है कि वो मरीज पॉजिटिव है, सोचिए उसकी हिस्ट्री कैसे निकालेंगे, कौन कहाँ किससे मिला था, कितने लोगों से मिला था, क्या हुआ था। स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि आप लगातार इस चीज़ों पे देख रहे हैं और आपने लोगों को हमेशा सचेत किया है। मैं आपकी इस बात की बड़ी सराहना बाहर भी करता हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहता हूँ कि इसको गंभीरता से लें। ये हवाई तवाई बीमारी नहीं है। ये काम क्यों नहीं करते हैं? किसी देखिए, भी- मैंने कल भी बताया था बहुत लोगों की, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब एक एक छोटी छोटी टोली बनाएं, या एक एक दो दो का ग्रुप बना लें, या टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे, या जो आपके कार्यकर्ता हैं उन तक सबको संदेशा पहुंचाइए, बताइए कि ये वायरस के फैलने से रोकने के क्या उपाय हैं, जनता को क्या करना चाहिए, आपको राशन नहीं मिल रहा है, दवाएं चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ये वक्त जनता की सेवा करने का है। इस बिल्कुल, वक्त बिल्कुल। कोई वोट मांगने का नहीं बिल्कुल, है, कोई बिल्कुल। चुनाव का वक्त नहीं है, बिल्कुल। कोई पॉलिटिकल एजेंडा मत बिल्कुल, ब्रजेश चलाइए। भाई, आप लोग के अपनी कार्यकर्ताओं की ताकत जनता के लिए लगाइए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और हम लोग पूरी ताकत से अपने लोगों को यही बता रहे हैं। मैंने कई वीडियो भी अपने लोगों को भेजे हैं, कई लोगों को बताया है कि किसी भी तरह से इस वायरस से सरकार नहीं जा सकती, डॉक्टर नहीं जा सकते। आपका अपनी सावधानी, आपकी ओके। अपनी जो है All right। इच्छा शक्ति आपको बचा आर एम सकती है। श्रीवास्तव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है उत्तर प्रदेश के। बहुत स्वागत आपका श्रीवास्तव जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब दुनिया ये कह रही है कि इस वायरस को रोकने का, इसको संक्रमण को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा हथियार टेस्टिंग है, आपका क्या मत है कि क्या हम पर्याप्त टेस्टिंग कर रहे हैं? हमें टेस्टिंग की प्रक्रिया को बहुत रैपिड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी एक समस्या और भी विकराल है। भारत दुनिया के दूसरे मुल्क है, विकसित देश हैं, वहाँ के लोग मज़े से रह रहे हैं, अच्छे से हैं, उनके पास पैसे हैं और उनके जीवन स्तर हमसे कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है। हमारे समक्ष दो कठिनाइयाँ हैं, एक तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरा भूख से लड़ रहे हैं। विशेष तौर पर दैनिक आजीविका चलाने वाली जो एक करोड़ों की संख्या में लोग हैं ना, वो बहुत ही परेशान हैं। हमें उनके लिए कुछ उपाय खोजने पड़ेंगे और कुछ ठोस प्लान करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूर्व में जो बहस हुई थी उसमें मेरे तुच्छ योगदान का आज आपने उल्लेख किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस समय प्यास लगती है उस समय हैंडपंप नहीं खोदा जाता। टेस्ट बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो हमारे पास संसाधन है उसी से तो हम कर सकते हैं। हमने तो पहले ध्यान दिया नहीं। जब हमारे पास बर्ड फ्लू के मामले हुआ करते थे तो फिर
उस समय सैंपल पूना भेजना पड़ता था। यह तो अच्छा हो गया कि अब ये नोएडा में भी और होने लगा, केजीएमयू में भी होने लगा, लेकिन जो हमारे पास किट्स हैं वो बहुत कम है। हम तो उन्हीं जगह दे सकते हैं जहां पे शक हो कि इनको कोरोना हो, वही तरीका होता है। हमने ये पाया है कि 95% लोग बातों को मानते हैं, 5% नहीं मानते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सदर में इतने केस आए। 95% पब्लिक लॉकडाउन को मान रही है, 5% ने नहीं माना। इंडियन पुलिस एक्ट की एक धारा है 15A, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नालिश कर सकता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ हो। सदर के जो निवासी हैं उनको चाहिए कि जिनकी वजह से उनको नुकसान हुआ उनके खिलाफ नालिश करें। उस समय बात उठ रही थी कि जब सीए की बात हो रही थी कि साहब ये उत्पात मचा, तब ये कानून खोजा जा रहा था जी। अरे इंडियन पुलिस एक्ट में धारा 15A है कि अगर किसी डिबेट व्यक्ति के को प्रारंभ में नुकसान हुआ श्रीवास्तव है, जी मैंने एक तो मुद्दा उस उठाया। व्यक्ति के खिलाफ मुद्दा नालिश कर आर सकता के है। तिवारी का एक आदेश है जो उन्होंने आज जारी किया और ये कहा कि साहब ये 11 इंडस्ट्री में काम शुरू किया जा सकता है और उन्होंने इसका एक जियो भी जारी कर दिया है। वो जियो मेरे हाथ में ही है, आज मेरे पास है, आज ही का ये जारी किया हुआ जियो है, जिसमें उन्होंने स्टील, रसायन, फाउंड्रीज, रिफाइनरी, उर्वरक, पेपर मिल, चीनी मिल, सीमेंट, कपड़े, टायर, इन सब की इंडस्ट्री को ओपन कर रहे हैं। क्या ये जल्दबाजी नहीं है कि गरीब आदमी लॉकडाउन में है, परेशानियों के बीच अपने घर पे रह के हाँ, एकदम सरकार के जल्दबाजी निर्देशों का पालन कर रहा है, जब मार्केट नहीं है, कच्चा माल नहीं है, कहीं खपत नहीं है, तो इस तरह का आदेश जारी करना है, क्या ये ठीक बात है? ना, ये दोनों के लिए परेशानी का सबब है। जो इन उद्योगों में काम करते हैं वे घर से जाएंगे कैसे? सार्वजनिक परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है। दूसरा, जिन्हें लॉकडाउन एनफोर्स कराना है, जो एक पुलिस का सिपाही है जो कि बाहर खड़ा हुआ है धूप में, प्यास में जी, उसको कैसे पता कि इस उद्योग में वो काम करता है या नहीं करता है? ये दोनों के लिए परेशानी का सबब है और अभी तक जो मेहनत की गई है उस पर पानी फिर जाएगा। मामला कंट्रोल में आ रहा है। जहां तक जनता की सेवा की बात है तो वो अभी नहीं, हमेशा से जनता की सेवा के लिए तो आप सहमत हैं कि इस तरह के आदेश वापस ले लेने चाहिए? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब तक इनको अगले 10 दिन तक, जब तक कि इन पर नजर न रखी जाए कि स्थिति क्या बन रही है, तब तक इन आदेशों को लागू नहीं होना सर, वीरेंद्र सिंह भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का कंट्रोवर्शियल ऑर्डर करने की तिवारी जी को जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, आर के तिवारी ने जो आदेश जारी किया है, कोई अपने मन से तो जारी किया नहीं है, सरकार की इच्छा रही होगी। और अभी मैं क्या तो बोलूं, आज RM श्रीवास्तव जी बोल रहे थे जो 21 दिन का लॉकडाउन हुआ और 20 तारीख से कह रहे हैं हम खोलेंगे फैक्ट्रियां, ये सब किए धरे पर पानी फेरेंगे, बर्बाद कर देंगे। अभी आप बात कर रहे थे कि अक्टूबर में जर्मनी की चांसलर ने कहा तब तक हम लॉकडाउन ले जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अक्टूबर तक हम इसको 0 डाउन कर लेंगे कोरोना के संक्रमण को। लेकिन लॉकडाउन ब्रिजेश जी 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन कम से कम ये चलना चाहिए। ये देश में उद्योग चलना ज्यादा जरूरी है कि लोगों की जान बचाना। अब ये आलोक कुमार हैं, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, उन्होंने भी ऑर्डर पे साइन किया है, जिनके राज्य में बिजली विभाग में घोटाला हुआ पीएफ का, और जो इस घोटाले के आरोप 3 साल वहां पर चेयरमैन रहे और मलाई काटने वाले विभाग से फिर ये और बड़े विभाग में आ गए, जिसे सजा दी जानी चाहिए। वो आलोक कुमार इनाम पाकर अब उद्योग का भट्टा बैठाने में लगे हुए हैं। भट्टा बैठाएंगे बहुत जल्दी। और जिस तरह से यह आदेश हुआ है, मजदूर घर से निकल नहीं पाएगा, सार्वजनिक परिवहन है नहीं, लॉकडाउन टूटेगा, फैक्ट्री को पहले सैनिटाइज कराना है, मजदूर को सुरक्षा देना है, जिसके पास जो 4 पैसा है, जो फैक्ट्री मालिक के पास, वो सब पहले इन सब चीज़ों में लगाएगा, फिर खाने पीने का इंतजाम करेगा। और माल कौन खरीदेगा, कच्चा माल आएगा कहाँ से, बेचेंगे कहाँ ये सब, और बेचेंगे कहाँ? हर चीज मानव श्रम पर निर्भर है। तो आलोक ने ये बात तो नहीं लिखी इस शासनादेश में कि बेचें कहाँ? ये सरकार का जल्दबाजी भरा फैसला है और इसकी आलोचना होगी।
और निश्चित ही ये अभी इसको और इंतजार करना चाहिए, 3 मई तक तो करना चाहिए था। ब्रजेश जी, लेकिन आज एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में 77,000 मरीज बढ़े हैं कोरोना के। माय गॉड, 77,000। और भारत में लेकिन एक अच्छी बात आई है कि मरीजों की संख्या में आज गिरावट आई है। परसों करीब 1400 मरीज बढ़े थे, हाँ। कल करीब 1100 बढ़े थे, आज 900 कुछ हैं। ओके, 1000 के भीतर लौट आए हैं। और भारत में जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी आई है। तो भारत में अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, स्वाभाविक है कि भाई अमेरिका में 6,44,000 मरीज हैं और 28,529 लोग मर चुके हैं और वहाँ मर रहे हैं न्यूयॉर्क में रोज लाश से। लेकिन आज अमेरिका के लिए भी अच्छी खबर है। अच्छा है कि आप डेटा बता देते हो, वरना तो ये लोग कह रहे थे कि मैं डरा रहा हूँ। नहीं, इसलिए अच्छा है आप भी ये सब बता के डरा देते हो। बता इसलिए रहे हैं कि वरना रोज नवीन जी कहते थे अरे आप तो डरा रहे हैं, आप तो डरा भाई रहे हैं। हम अमेरिका अच्छा है आप से- भी ये बात कह रहे हैं। हमारा देश अमेरिका की तुलना में ना आधुनिक है, ना आगे है, ना उनके कितना टेक्नोलॉजी है, ना मेडिकल सुविधाएं हैं। हम इसलिए ये आंकड़े देते हैं कि हम लोग हर दिन जाने कि हमें घर में रहना कितना जरूरी है, हमें कोरोना से बचना है कितना जरूरी है। नहीं तो मौत जब देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों की हो रही है, तो हम गरीबों के 60-70% लोग जो खाना पीना कृषि पर आधारित है, मजदूरी पर, वो क्या अपनी जान बचा पाएंगे? ट्रू। यूपी में ब्रजेश जी 48 जिलों में फैल गया है, कल 44 में था, आज 4 जिले और बढ़े हैं। और आगरा 179 है, सबसे टॉप पर है जहां मरीज हैं, और नोएडा में 92 मरीज, और लखनऊ में 89 केस रिपोर्ट हुए हैं, 89 मरीज हैं। इसमें 70 मरीज तो लखनऊ के हैं, लेकिन जो 19 है ये तबलीगी जमात वाले हैं। तो जी। ये जो आंकड़े हैं ये मैंने बताया। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। अब आप ये मानिए कि लखनऊ में भी लोगों को तकलीफ हो रही है। RM श्रीवास्तव साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि 5% ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं। भोजन पानी की व्यवस्था सरकार ने भरसक कोशिश की, प्रयास किया है। नवीन जी की सरकार ने इस महामारी से लड़ने के लिए जितनी शक्ति हो सकती थी लगाई है। इनके चहेते मंत्री केशव मौर्य भी लगे हैं और मुख्यमंत्री भी लगे हैं और डिप्टी CM साहब और भी दूसरे मंत्री ब्रजेश पाठक खाना भी बनवा रहे हैं रोज हजारों लोगों का। लखनऊ की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे हर जिले में चल रही है व्यवस्था। और गांव में जो पहुंच गया मजदूर वो भूख से नहीं मरेगा। अब हमें उससे दोबारा गांव से निकालेंगे तो हो सकता है फिर वो बीमारी से या भूख से मर जाए। पर आलोक कुमार तो चाह रहे हैं कि वो जाए फैक्ट्री में दोबारा काम करे। देखिए, अगर ये रिस्क सरकार लेगी तो सरकार आलोचना का शिकार भी होगी। अब तक किए गए कार्यों को लोग भूल जाएंगे और आगे एक गलत निर्णय तमाम हजारों लोगों का जीवन खतरे में डाल सकता है। जी, ये बात सरकार को स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। कंक्लूड टीवी के करें जी। माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, डिबेट के जो विशेषज्ञ बैठे हैं उनकी राय के अनुसार। देखिए, 4 लाइन कहूंगा कि मुद्दत से आरजू थी कि फुर्सत मिले, और मिली तो इस शर्त पर कि किसी से ना मिले। और खाली सड़कें देखकर मन में उठता सवाल है, और जो सड़कों पर बसते थे आज उनका क्या हाल है? वाह, बहुत बढ़िया बात कही आपने ब्रजेश जी। लगता है कि ऊपर वाला इंसानों से नाराज है, शायद इसीलिए उसने अपने मंदिरों के दरवाजे बंद कर लिया है। जब दुनिया के इतने लोग रोते हैं, इतनी मौतें होती हैं, तो जो आसमान से बूंदें गिरती हैं, लगता है ये भी संकेत देता है कि वो भी रो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। हम तो बस उससे इतना ही कहेंगे कि माफ़ कर दे अपने बच्चों के हर गुनाह, और सब कहते हैं कि तेरी मर्जी के बिना दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वाह, बड़ी इमोशनल बात कर दी वीरेंद्र सिंह आपने। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं बहनों भाइयों। ब्रेक के उस पार दुनिया की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, हम इस विषय में भी बात करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था क्या कहाँ जा रही है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, हम इस संकट से निपटेंगे कैसे, लॉकडाउन कैसे खुलेगा, और इस संक्रामक बीमारी से लड़ने के क्या रास्ते हैं। क्या लॉकडाउन ही विकल्प है या हमारे पास कोई और अल्टरनेट रास्ता है? दुनिया के दूसरे मुल्क इस बीमारी से कैसे निपट रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
अभी हम लोग डिबेट कर ही रहे थे कि एक बुरी खबर है। ये बुरी खबर उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहाँ कोरोना वायरस के 25 नए केसेस सामने आए हैं। लखनऊ में अब मरीजों की संख्या 100 पार कर गई है, मोर देन 100। हम नोएडा से भी आगे लखनऊ निकल चुका है और लखनऊ अब टैली में नंबर 2 की पोजीशन पे आ गया है। यहाँ 25 नए केसेस मिलना ये चिंता का सबब है और ये हमें दिखाता है कि राजधानी में लॉकडाउन होने के बावजूद हमारे क्या हालात हैं, वो भी तब जब अभी हम बहुत मैसिव और मास स्केल में टेस्टिंग में नहीं जा रहे हैं, हम रैपिड टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तब लखनऊ के अंदर 100 केस का मिलना ये चिंता की बात है। यहाँ सरकार बैठती है, यहाँ हर हुक्मरान हाकिम सब बैठते हैं, यहाँ सारा कुछ है और लगातार यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ नोएडा से आगे निकल गया है। नोएडा में 92 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं, लखनऊ में 100 और पूरे उत्तर प्रदेश में 805 केस अब तक चिन्हित हो चुके हैं। अभी रात में और सुबह जब ये आंकड़ा अपडेट किया जाएगा तो हो सकता है कि ये रफ्तार इसकी थोड़ी और बढ़ी हुई मिले। डॉक्टर वैभव खन्ना मेरे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि सर अब देखिए नंबर ऑफ केसेस, अभी हम लोग डिबेट कर ही रहे थे, कुछ चुनाव के टाइप का मामला चल रहा है। खैर एक संवेदनशील मामला है, हमें कोई ऐसी बात भी नहीं करनी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो आप अभी कह भी रहे थे कि ये तो बढ़ेंगे अभी। क्या हमारे अस्पताल, हमारे मेडिकल जो उपकरण हैं, ये सब इस स्थिति में है, हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हैं कि अगर नंबर ऑफ केसेस अचानक से बढ़ते हैं तो हम उसे हैंडल कैसे करेंगे? नहीं विजय जी, मैं फिर एक चीज़ कहूँगा कि ये नंबर बढ़ रहे हैं या टेस्ट हुए हैं तो हमारे पास रिपोर्ट आई है, देखिए दोनों फर्क है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नंबर हैं, हम लोग गलतफहमी में हैं कि नंबर नहीं है, नंबर हैं, लेकिन हमारे पास अभी टेस्ट नहीं है। मेरी सरकार से 2 गुजारिश हैं। मेरे ख्याल से अभी रैपिड टेस्ट आया नहीं है किट, जो नवीन जी कह रहे हैं, क्योंकि 6 लाख किट अवेलेबल ही नहीं है। अभी वो प्रोसेस ऑर्डर होगा तो वो लोग 20-20 हज़ार किट दे पाएंगे वीक में, क्योंकि इतने उनके पास संख्या ही नहीं है जो सप्लायर्स हैं, जितना मुझे नॉलेज है। तो अभी किट आए नहीं हैं, अभी सिर्फ थ्रोट स्वैब से PCR टेस्ट हो रहा है। उसमें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है मिश्रा जी कि वो फॉर्म भरिए कि क्यों करा रहे हैं आप एक्सपोज हुए या नहीं, मान क्वेश्चन है। मेरी गुजारिश ये है कि इस टेस्ट को बढ़ाइए ताकि हमें एग्जैक्ट नंबर मालूम पड़ जाए। वो नंबर होता है 1000 हो लखनऊ का, 2000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग सिम्टम नहीं हैं, वो हो सकता है कैरियर हों, लेकिन इसी के द्वारा धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जहाँ तक बात अपनी इंडस्ट्री करी, तो अगर गांव में पेरिफेरी में हम इंडस्ट्री खोलते हैं और उन लोगों को वहीं पर रखते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर मजदूर आके वहाँ रुक जाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो इमीडिएटली वो, सर एक बात बताइए कि क्या हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं और हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो हम उसको हैंडल कर पाने की स्थिति में हैं अथवा नहीं है? देखिए हमारे पास ऑलरेडी इतने वार्ड बने हुए हैं, अभी हमारे अस्पताल खाली हैं जो कोरोना के वार्ड बने हुए हैं, वहाँ नंबर ऑफ बेड्स हैं। देखिए अब संख्या मान लो 1 लाख हो जाए तो दुनिया में कोई अस्पताल कंट्री फेल हो जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो और इंडिया हो। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है उसमें लखनऊ और यूपी और बहुत सक्षम है, सरकार ने बहुत इंतजाम किए हैं, पूरे अस्पताल बना दिए हैं कोरोना के। इनफैक्ट वहाँ पे अभी बेड खाली हैं क्योंकि उतने लोग नहीं हैं, जहाँ तक मेरी बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अब ग्रेजुअली जब हम खोलेंगे और टेस्ट बढ़ाएंगे, अभी रैपिड टेस्ट आए नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, जब बढ़ाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे, लेकिन वो सब वो लोग हैं जो कैरियर हैं और जो सीरियस पेशेंट हैं वो नहीं बढ़े हैं, वरना वो हमारे आईसीयू में भर्ती हो जाते और हमारे लखनऊ के आईसीयू भर जाते, फुल हो जाते। वैसी तबाही नहीं आई है और उम्मीद फिर लग रही है तो डॉक्टर साहब कि जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें नंबर ऑफ केसेस से घबराना नहीं चाहिए, हमको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि हम संक्रमित लोगों को सोसाइटी से अलग कर सकें? नंबर हैं विजय जी, नंबर हैं। अभी लखनऊ की, यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, तो कम से कम यूपी के अंदर 5 लाख टेस्ट होने चाहिए थे। अभी यूपी में टेस्ट हुए 22,000, तो जब समझिए उस 5 लाख टेस्ट होते तो शायद 10,000 लोग पॉजिटिव होते, 5% लोग। तो हम कहते नंबर बढ़ गए, बढ़े नहीं हैं, वो हैं, हम उनको चेक नहीं कर पाए भाई, इतना सा फर्क है। जिस दिन रैपिड टेस्ट आ जाएंगे, हम स्क्रीनिंग करेंगे, पूल टेस्ट करेंगे, उसमें कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा मेरे हिसाब से। उस दिन ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। मैं कई जगह सरकार को खोलना पड़ेगा। देखिए आप जो कहें इंडस्ट्री, यस गो अहेड। इंडस्ट्री भी खुलेगी तो लोगों को तनख्वाह मिलेगी, मजदूरों को तनख्वाह मिलेगी कम से कम। वो देखिए जान भी और जहान भी, जो मोदी जी ने कहा है, दोनों जरूरी है, सिर्फ जान की बात नहीं है, आपको इकोनॉमी को लाना पड़ेगा। बहुत लंबा सरकार किसी को भूखे पेट खाना नहीं खिला सकती,
कुछ ना कुछ लोगों को अपना इंतजाम करना पड़ेगा, ये मुझे मेरा अपना मानना है। और दुनिया के कुछ दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया है कि उन्होंने बसेस के भीतर ही लेबोरेटरी बना दी है और मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, वहीं टेस्ट कर रहे हैं, वहीं रिपोर्ट दे रहे हैं, जो प्रोसेस है वहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हमें वो रैपिड टेस्ट है, वो रैपिड टेस्ट है, वो रैपिड टेस्ट है। ओके, हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ब्रजेश जी, वो रैपिड टेस्ट है और वो जब होना अभी आई नहीं है, किट तो आ जाए, हम लोग को किट ही अभी नहीं आ रही है भाई। नवीन जी, वो फॉर्म जो ब्रजेश जी फॉर्म है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा फॉर्म भरवाते हैं और ये किट क्यों नहीं पहुंची फॉर्म हटा के हम लोग बसेस में जिस तरह दूसरे मुल्क कर रहे हैं कि मोबाइल टेस्ट लैब बना दिए हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? ब्रजेश जी देखिए, 2-3 चीजें हैं जो आप मुझको समय दीजिएगा। एक तो सबसे पहली चीज, डॉक्टर साहब ने कहा कि किट नहीं आई है। यह बात सही है कि भी उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर साहब की और आपके चैनल के माध्यम से सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 6,30,000 किट कल दिल्ली में आ चुकी है, जो राज्यों को वितरित की जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने प्रश्न किया कि विदेशों में बसों में मेडिकल वो किट है और वो रैपिड जाके मोहल्लों में या क्षेत्रों में जाके कर रही है। हमारे यहाँ तो स्थिति उल्टी है। हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स और मेडिकल टीम जाती है कि भैया चल के जांच करा लो, क्वारंटाइन हो जाओ, तो उनके ऊपर पथराव किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। हमारा प्रशासन इसकी कोरोना से लड़ने की व्यवस्था करे, जो मजदूर आए उनको क्वारंटाइन में रखा गया, उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था करे, किसान का गेहूं खरीदे, जिन लोगों को अनाज मिल रहा है राशन की दुकानों से वह कराए, या इस प्रकार के लोग जो प्रशासन के लिए न्यूसेंस बने हुए हैं उनको देखे। हमारे यहाँ परिस्थितियां बहुत भिन्न है और मैं समझता हूं कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि लोग स्वतः बाहर आके अपना जांच नहीं करा रहे हैं, उनके लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ी है, सारी चीजें। और ये कंट्रोवर्शियल ऑर्डर आप क्यों इशू कर रहे हैं कि इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं 11 तरह की? आप जी, मैं उसी पर आ रहा हूं ब्रजेश जी। राजेंद्र तिवारी जी ने आपके अनुसार जो आदेश जारी किए हैं कि कुछ इंडस्ट्री शुरू की जाए, देखिए कल केंद्र सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम की जो एडवाइजरी आई है उसमें भी है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है या जो आवश्यक चीजें हैं उनका निर्माण कार्य धीरे धीरे फेजेज में शुरू किए जाए, और कुछ बड़े निर्माण कार्यों को करने की परमिशन भी दी गई है। तो उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, सीमेंट है, स्टील है, वह हमको फेजेज में शुरू करना पड़ेगा और वह धीरे धीरे किया जा रहा है। दूसरा, उसकी गाइडलाइन में एक चीज और है कि नगरीय क्षेत्रों से बाहर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अगर मजदूर आते हैं तो काम शुरू किया जा सकता है। और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप लेबर कहां से लाएंगे? नहीं, वो लेबर की ले जाने की व्यवस्था के लिए सारी चीजें चल रही है कि उनको किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करते हुए, ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, गरीब जनता तो भुगते, वो सब्जी राशन को तरसे, दूध ब्रेड को तरसे, वो तो जनता क्या करे, और आप इंडस्ट्रिस्ट के लिए सब खोलने को तैयार हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है आपका? ये आपका दोहरा मापदंड है। आप बड़े लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आपके नियम दूसरे हैं और गरीब जनता के लिए आपके पास नियम दूसरे हैं। आप क्यों ये 11 इंडस्ट्री खोलना चाहते हो? मुझे कारण बता दो ना, कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है नवीन जी? हम देश की जो मूल, आप उत्तेजित मत हो, सवाल सुने पहले, आप तसल्ली से सवाल सुने। आप ये दोहरा मापदंड मत अपनाएं, आप तसल्ली से। नवीन जी, यू आर ए वेरी सीनियर स्पोक्स पर्सन, वेरी सीनियर स्पोक्स पर्सन। आप ऐसा व्यवहार ना करें, आप सवाल सुने पहले, आप सवाल सुनिए पहले, रुकेंगे? आप सवाल सुनिए। आप एक गंभीर व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर सवाल लीजिए। ये ब्रजेश मिश्रा का सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। 1 मिनट सुनने में कोई बुराई नहीं है। आप 11 इंडस्ट्री खोल रहे हो, अच्छी बात है भाई, खोलो। तो ये गरीब जनता को लॉकडाउन में क्यों रखा हुआ है? इसने क्या पाप किया है? ब्रजेश जी, गरीब जनता ने कोई पाप नहीं किया है। हम गरीब जनता को खाने का राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन देश के जैसे किसान है, किसान की खेत में गेहूं खड़ी है, हमने कल से खरीद शुरू कराई उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के, और यह प्रयास किया गया है कि किसान को उसी के, आप ये इंडस्ट्रीज के दबाव में ये फैसला क्यों कर रहे हो? मुझे केवल ये बता दो। इंडस्ट्रीज के दबाव में नहीं कर रहे हैं, ये गलत आप बोल रहे हैं। तो फिर किसके दबाव में ये 11 इंडस्ट्री खोल रहे हो? हम 130 करोड़ जनता के लिए जो चीजें जरूरी है, अगर कर रहे होते तो खोल दो आम आदमी के लिए लॉकडाउन। लॉकडाउन खोल दो, कार्य शुरू कर रहे हैं, लॉकडाउन ओपन करो ना। उसके लिए जरूरी जो चीजें उनकी फैक्ट्री। 1 मिनट ना, इतना उत्तेजना क्यों? जो प्लांट हुआ, इतना उत्तेजना क्यों?
हम लोग आराम से बात कर सकते हैं ना। आप बिल्कुल गलत कर नहीं, रहे मैं हैं। आप आराम से बात करें। इतना उत्तेजित क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि नस दब गई ना। हमारे लिए 130 करोड़ जनता की आवश्यकता है, हमारे लिए नहीं, आपके लिए इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हो गया है ना। 11 इंडस्ट्री क्यों खोल रहे हो आप? ब्रजेश भाई, किसके लिए खोल रहे हो? क्यों मजदूरों को मौत के मुंह पे ले जाके खड़ा कर रहे हो? भूल रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? एक सेकंड रुक जाइए। आप गारंटी लेते हो? आप भाई नवीन जी इतना उत्तेजित क्यों? एक सेकंड मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, 1 मिनट सवाल तो निर्माण कार्य शुरू हो इतनी गया, उत्तेजना बिना क्यों? स्टील और सीमेंट के कैसे होगा? किस ये बात बता के लिए दीजिए। इतनी उत्तेजना? किस बात के लिए इतनी उत्तेजना? ब्रजेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई उन गरीबों के बारे में भी तो सोचो। और एक बात के गारंटी ये आलोक कुमार या राजेंद्र तिवारी लेंगे या आप ले लीजिए? मैं सवाल विड्रा कर लूंगा कि भाई जो होगा आप लोग जिम्मेदार होंगे, हम लोग अपने सवाल वापस। ब्रजेश भैया, ब्रजेश जी बहुत गंभीर विषय आपने उठाया। मेरा अनुरोध है थोड़ा 2 मिनट सुन ले इसको जरा। देखिए, जून के महीने से देश में धान की खेती शुरू हो जाती है और किसान को उर्वरक की जरूरत है, इसलिए उर्वरक के कारखानों को खोलने की जरूरत है। विनिर्माण के बड़े सेक्टर में जहां सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खोलने की बात है। उसके लिए आपको सीमेंट की और स्टील की जरूरत है, उसको खोलने की बात हो रही है। किसान के जो खाद्यान्न उत्पन्न हो रहे हैं उनसे जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट चल रहा है, अरे भाई, तो यहाँ हमको सब्जी, दूध, ब्रेड हमें भी तो जरूरत है। हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। खोल दो लॉकडाउन। नहीं, बिल्कुल वहां लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ लॉकडाउन में हमको डंडा। डिस्टेंसिंग का पालन ये दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। बिल्कुल दोहरा यही दोहरा बिल्कुल मापदंड दोहरा है। नहीं है। ओके, इस देश में 95% आर.एम. श्रीवास्तव जी, पालन कर रहा एक है। सेकंड। और जैसा आपके अब देखिए इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक सेकंड, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा? आर.एम. श्रीवास्तव जी से सुन लीजिए। 38 साल इन्होंने यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी की है, IAS अफसर रहे हैं। बताइए भाई श्रीवास्तव जी। देखिए, इसमें संतुलन की आवश्यकता है। केवल ईंट भट्टे को छोड़कर ऐसा कोई उद्योग नहीं है जहां पे मजदूर फैक्ट्रियों में रहते हों। मजदूर अकेले रहते हैं, अपने परिवार के साथ वहां पर रहते हैं। बाकी सब जगह परिवार अगर उनके साथ है और मजदूर फैक्ट्रियों में रह गए तो परिवार की देखभाल कौन करेगा? यह एक विचारणीय बिंदु हो जाता है। संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जहां पे हमने इतनी मेहनत कर ली है जी, तो थोड़ा सा मेहनत करने की और आवश्यकता है और ये मामला कंट्रोल में आ जाएगा। जहां तक ये लखनऊ में 25 नए केसेस मिलने का सवाल है, यह इस पर निर्भर करता है कि किन क्षेत्र से पाए गए। उन क्षेत्रों में एकदम कठोर लॉकडाउन करना चाहिए और जिनकी वजह से यह हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि 15A इंडियन पुलिस एक्ट, जिसमें कि तावान पूरे क्षेत्र में पेनाल्टी लगाने का एक प्राविधान है, उसको लागू करना चाहिए। जैसा मुरादाबाद में हुआ, पूरे क्षेत्र में जहां पे ये तमाशा हुआ उनके खिलाफ NSA तो खैर कार्रवाई तो अलग होती है, लेकिन वहां पे पेनाल्टी लगाने की कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाके मामला रुकेगा। वहां पर ऑलराइट सर। शैलेंद्र तिवारी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। भाई शैलेंद्र जी, अगर मैं दोहरे मापदंड पे कोई सवाल करूं तो नवीन जी को गुस्सा आ जाता है, बड़े उत्तेजित हो जाते हैं। हम सब के बड़े ये काबिल दोस्त हैं, लेकिन आज इनकी उत्तेजना का कारण मैं नहीं समझ पाया। देखिए आपको कुछ समझ में आया? देखिए, मेरे समझ में आया क्योंकि आपने दुखती रग पकड़ ली और आपने उन लोगों की बात कर दी जो गरीब मध्यम वर्गीय हैं, अरे तो पीड़ा को आप हमारी समझते क्या हैं। पकड़ी? रुक जाइए नवीन जी, रुक जाइए नवीन जी, थोड़ा है पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिए, 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 थोड़ा धैर्य रखिए नवीन जी, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। सुनिए किसी को, सुनिए किसी को। आप गैर जिम्मेदार हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं। धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए। आप गैर जिम्मेदार हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदारी लीजिए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप मूर्खों की तरह नहीं, शब्दों का चयन ठीक से करें एक दूसरे के लिए। नहीं, ये मूर्ख हो गए शब्द मत इस्तेमाल, गलत बात। नो, सम्मानजनक तरीके से डिबेट करें। है पेशेंस। सुनिए, हम आपको सुन रहे हैं। आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य बना कर रखिए, धैर्य बना कर रखिए, सभ्यता का प्रतीक बनिए। धैर्य रखिए, सुनिए लोगों को। सभ्यता आपसे नहीं सीखना है, किससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे? गोडसे से सीखेंगे सभ्यता?
गोली चलाएंगे आप? बात अरे आप क्या सिखाएंगे आपको? हम सिखाएंगे आपके नेता को पता है, सब सुन पता रहे है। हैं आप? कोई सवाल नहीं कर सकता आपसे। आप सुनिए, ये झगड़ने का समय नहीं है, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा। पूरे देश को गुमराह करने का समय काम नहीं है। आपके नेता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं झगड़ने का काम नहीं है। कोई झगड़ने का समय नहीं है। आप गुमराह हो रहे हैं, आप कर रहे हैं लोगों को। अरे गुमराह आप लोग हैं। आप ये इंडस्ट्री क्यों खोल रहे हैं? कार्यकर्ता ये इंडस्ट्री क्यों खोल रहे हैं? आप एक भी कार्यकर्ता के रूप में नहीं है। आप बात कर रहे हैं, खोल रहे हैं। एक महीना बाद क्यों तीसरे खुलवा रहे हैं दिन नेता फैक्ट्रियां? बोल दे कि लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। क्यों चाहते हैं? फैक्ट्री खुलवाना क्यों चाहते हैं आप? क्यों खुलवाना चाहते हैं? इसलिए खुलवाना चाहते हैं कि देश में लखनऊ काम में शुरू करना भी जरूरी है। ये आपको समझ में नहीं गरीब आएगा। परेशान। अमीरों की फैक्ट्री खुलेगी। सामान नहीं पाए थे, अभी लोग सड़कों में उतर आए थे। आपको पता है? तिवारी आपके जी, तीन-तीन ना चार-चार आपके देश समझ चलते में हैं। आएगा ना आपके कौन नेता के मुख्यमंत्री समझ में है? आएगा। कौन मुख्यमंत्री है? कौन आंदोलन करता है? कहीं बताइए दिल्ली के सबको। सूद ले। भटके हुए लड़िए मत लोग भाई, हैं। आप लोग मत लड़िए प्लीज। भटके हुए लोग हैं। आप दोनों मेरे काबिल भटका दोस्त रहे हैं, हैं आप लोगों कृपया को। मत लड़िए, आप मत लड़िए। नहीं, गलत अरे बात हम है। लोग बड़ी परेशानी में हैं। धैर्य नहीं रखते हैं। हम लोग बड़ी परेशानी में, आप मत धैर्य रखना लड़िए। चाहिए। मैं आप सबसे सुनना चाहिए। कहूंगा, हम सुन रहे हैं आपकी बात को। आप कुछ कह रहे हैं, हम गुमराह कर रहे हैं आपको। अरे क्यों कोई खोल बात रहे हैं भाई आपको ये बताई जा रही है, आप इंडस्ट्री? सुन नहीं रहे हैं। ओके सुनना नहीं शैलेंद्र, आप चाहते। बताओ, अच्छा 12 बोलो। फरवरी को नहीं अरे सुनी छोड़ो, आपने। गुस्सा मत वैसे ही करो, आप चिल्ला आराम रहे से हैं। अपनी बात करो। छोड़ो गुस्सा ब्रजेश क्यों भाई, ये करना? गलत बात है। किस बात का गुस्सा करना? अपनी बात रखो शैलेंद्र बात को। सिर्फ इतना है कि गरीब आदमी जो आज मध्यम वर्गीय है, उसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। ओके, उससे हर तरह की वसूली करनी है, उसको बंद भी रखना है, उसको भोजन देना नहीं है, उसको कोई व्यवस्था देनी नहीं है। उस पर आपसे कोई बात कर दे तो वो गुमराह कर रहा है। क्या बात है? आप देश को आज Thank you. हिंदुस्तान को, थैंक यू। आपको पूरी तरह से भोजन देने की जरूरत है जो परेशान है। ओके डॉक्टर खन्ना 10 सेकेंड प्लीज। यस, कुछ कह रहे थे? बस मुझे एक बात, ये कह रहे थे कि ये पहली बार ऐसा चैलेंज आया है हम लोगों के सामने अपने जीवन काल में। तो किसी को एग्जैक्टली नहीं मालूम क्या करना होता है। हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स करते हैं, इकोनॉमी भी चले, बीमारी भी कंट्रोल हो जाए, इसीलिए सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। धन्यवाद। देयर इज नो फुल प्रूफ मेथड। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, ये बहुत कठिन वक्त है और इस कठिन वक्त में भी हम सफल होंगे और ये वक्त भी गुजर जाएगा। उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा। हमें अब तो प्रयासों में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। सरकारों के साथ कृपया सहयोग करें, जो गाइडलाइंस, जो नियम हैं उनका पालन करें और इस कठिन चुनौती से मुकाबला करके भारत जरूर निकलेगा। कोरोना यहाँ हारेगा और हम ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।